देखिए, कोई भी आंदोलन अगर करता है तो जो आंदोलन करते हैं उसको दर्द होता है, वो लोगों के साथ मिलते हैं। हमारे यहाँ पे जो माननीय विधायक जी हैं, उनको अक्सर जो है पिताजी का नाम से वोट दिया जाता है। सभी कोई बोलते हैं कि रमेश मुंडा जी का सुपुत्र है, बाप का नाम से बेटा को वोट मिल रहा है। तो वही बाप का नाम से बेटा को बना बनाया चीज मिलेगा तो उसको कहाँ से जन समस्या दिखेंगे। अगर हम लोग के जैसे संघर्ष करते, सब जगह कुछ मांग को लेकर के विधानसभा घेराव जाते और एक आध डंडा पाते तो उसको बुझाता कि किस चीज को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। तब सिर्फ रमेश सिंह मुंडा का एक बेटा चुनाव लड़ता था, लेकिन अब दो दो बेटा चुनाव जी, लड़ जी, रहा जी। है। और आपके मुकाबले में और भी लोग हैं जो काफी संपन्न हैं, समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं, तो उनको कैसे टक्कर दी जाए? क्या योजना है कि आप जीत जाएं? झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है और अब पहले फेज के लिए सभी प्रत्याशियों को सिंबल भी अलॉट हो गया है। हम अभी झारखंड का सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र तमाड़ में हैं और यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेम से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं दमयंती मुंडा जी। इनसे हम बात करेंगे। दमयंती जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। आपके सभी दर्शक को जोहार रहेगा। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और पहले मुखिया थी, अब विधायक बनने जा रही हैं। तो पहले सिर्फ पंचायत का जिम्मेदारी होता था, लेकिन अब पूरे विधानसभा क्षेत्र का जिम्मेदारी होगा। क्या क्या सोचे हैं आप? सर देखिए, चुनाव को लेकर के तो पहले ऐसा सोच नहीं था कि हम विधानसभा या ये सब को लेकर के हम लोग जन आंदोलन कर रहे थे कि झारखंड में झारखंडी लोगों को अधिकार मिले। जैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट का बात को, जैसे हम लोग भी पढ़ ही रहे हैं और पढ़ाई जारी भी है, तो चाहते थे भाई कि यहाँ पे नीति नियम रहे और झारखंडी लोगों को उसका अधिकार मिले। जब नहीं मिल पाया तो हम लोग का संगठन जो है कि एक राजनीतिक पार्टी का रूप धारण कर लिए। देखिए, कोई भी संगठन पहले आंदोलन ही करता है, आंदोलन करके सड़क में आंदोलन करते हैं, लेकिन राजनेता चाहे नेता जो भी रहते हैं, विधायक मंत्री सांसद, इन लोगों को विधानसभा में पार्लियामेंट में जो जनता चिल्ला चिल्ला के अगर कोई आंदोलन कर रहा है, चाहे मांग कर रहा है, तो उसको विधानसभा सत्र में बार बार रखना चाहिए, यहाँ के नीति नियम को बनाना चाहिए। इन्होंने नहीं किए तो फिर अंतिम में देखिए, अगर संगठन रहेगा और सड़क में ही आंदोलन करते रहेंगे, नेता अगर उस बात को ना सुने तो उस जगह पे पहुंचना जरूरी है, तब जाकर के आप नीति नियम बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग राजनीतिक में आए, हम लोग पार्टी बनाए और पार्टी स्तर से हम विधानसभा भी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी घरेलू महिला थे, मुखिया थे, पंचायत का जिम्मेवारी हम अच्छे से निभाए और अच्छा से किए। अभी जो है कि ऐसे भी जयराम दादा हमें पूरे प्रदेश का महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाए, तो किसी तरह सब जगह प्रचार प्रसार लोकसभा में गए और थोड़ा अपने कामों को समझते हुए काम को कर रहे हैं। तो जिस तरह से दायित्व हमको दे रहे हैं उस काम को हम लोग निभाएंगे और समझ भी रहे हैं कि अच्छे से करना है और इस दायित्व को हम भली भांति निभाएंगे और करेंगे। आप लोगों का मैनिफेस्टो भी जारी हो गया है। उस मैनिफेस्टो में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ खास है, क्या फायदा होगा? सर देखिए, मैनिफेस्टो में हम लोग का स्थानीय मुद्दा के साथ साथ में पूरा राज्य स्तरीय मुद्दा को रखा गया है। जो मुद्दा हर क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक क्षेत्र विशेष को दिखाया गया है। विस्थापन का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, यहाँ पे जितने भी कम वेतन में काम कर रहे सहायिका ये लोग का है, सबका मुद्दा को शामिल किया गया है। हम लोग का भी क्षेत्र में इन सब मुद्दाओं को, किसान से लेकर के बेरोजगार छात्र, हर एक चीज को देखते हुए, झारखंड में जरूरत को देखते हुए हम लोग का मुद्दा को, हमारे पूरा टीम ने इसको, हम लोग अपना विधानसभा चुनाव में उस मुद्दा को रखेंगे और उसी मुद्दा के साथ हम लोगों ने आंदोलन भी किया था और इस मुद्दा को हम लोग बनते हैं तो इसके साथ में हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पे जो लोकल जो मुद्दा देखने को मिलता है, ये सबसे ज़्यादा कृषि आधारित क्षेत्र है, जहाँ बहुत जगह विस्थापित है, कहीं पे फैक्ट्री है, लेकिन हमारे क्षेत्र में इस तरह का मुद्दा नहीं है। यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं, सब खेती पे आधारित रहते हैं, तो हम लोग किसान के लिए सिंचाई का व्यवस्था उसको करने का कोशिश करेंगे। हमारे सामने में करकरी नदी होके गुजरती है, पानी हम लोग नदी से भी खेत तक पहुंचाने का काम करेंगे। डीप बोरिंग भी हम लोग कुछ एकड़ में, 5 एकड़ 10 एकड़ का क्षेत्र में हम लोग करेंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ मौसमी सब्जी बहुत ज़्यादा उगाते हैं, जैसे ठंडा आते आते हम लोग का फूलगोभी, बंदा गोभी, टमाटर, ये सब किसान लोग निकालते हैं और जा कर के हर साल देखते हैं कि बारिश आ जाता है। अभी का मौसम में सब्जी ठीक बढ़िया से होगा और बारिश होने लग जाता है। बारिश होने के बाद सब्जी को कम दाम में हम लोगों को बेचना पड़ जाता है
अगर यही कोल्ड स्टोर हम लोग का रहता, शीतगृह सब अगर हमारे प्रखंड में रहते, चाहे वैसे ही जगह पे जहाँ मार्केट लगता है सब्जी मार्केट उस जगह पे रहता, तो शायद वो किसान रखते, उसके बाद फिर बाकी दिन में निकाल करके उसको बेच सकते थे। ये सब सुविधा को करेंगे। हमारा क्षेत्र जो है हाथी प्रभावित इलाका है। हर साल हाथी से दर्जन 2 दर्जन लोगों का मृत्यु होता है। यहाँ लोग किसी से डर नहीं रहता है। डर अगर रहता है अब जैसे हाथी से लोगों का डर रहता है। शाम को निकले शहर कुछ मार्केट के लिए, फिर घर जाने में लोगों को डर भय रहता है कि कहीं रास्ता में हमको हाथी का मुकाबला सामना ना करना पड़ जाए, क्योंकि रास्ते में हम लोगों को प्रतिदिन हाथी इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो उसको लेकर के हम लोगों को हाथी से सुरक्षित तभी रहेंगे जब हाथी को हम लोग सुरक्षित रखेंगे। यहाँ पे वन संपदा है, बड़ा बड़ा जंगल है, तो हम लोग को हाथी को लेकर के भी हम लोग का क्षेत्रीय समस्या वो है कि हम लोग हाथी को कैसे सुरक्षित रखें कि जनता सुरक्षित रह पाए। इसके लिए वन से घिरा हुआ है, तो उस क्षेत्र को तालाब, पानी व्यवस्था, उसके साथ में वन को इस तरह से घेरना होगा कि हाथी वहीं पे रहे और उसको धान अनाज उनको पहुंचा दिया जाए कि वो लोग खाने का तलाश में गांव घर की ओर ना जाए। कभी कभी हाथी शहर में आ जाते हैं, तमाड़ पर टाउन में आ जाते हैं। क्यों? वो लोग भूख से आते हैं। अगर उनको हम लोग सरकार के माध्यम से खाने का व्यवस्था, उनके पास अनाज पहुंच जाएगा, तो वो लोग शायद टाउन घूमने नहीं आएंगे। तो ये सब व्यवस्था हम लोग को आकर के करना होगा ताकि हाथी से सुरक्षित रहे। और बाकी जो यहाँ का मुद्दा है, हम लोग का क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र भी है। पढ़ने लिखने के लिए उतना अच्छा से व्यवस्था नहीं है ना। महिला उस कॉलेज, डिग्री कॉलेज बन पाया ना। हम लोग के यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज है। ये सब का सुविधा होना चाहिए था, जो नहीं है। इन सबको हम लोग करेंगे, क्योंकि शिक्षित जब रहेंगे तब जाके अधिकार को जानेंगे, और शिक्षित रहेंगे तभी जाके हम लोग रोजगार और अधिकार को लेकर के लड़ेगा बच्चा। तो इसीलिए हम लोग इस सब को चाहेंगे कि किसान का बच्चा भी मेडिकल का तैयारी करे, कम से कम पैरा मेडिकल का तो क्लास कर ही सकते हैं, इंजीनियरिंग का तैयारी करें। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे परासी सोना खदान के नाम से भी विकसित है हम लोग का तमाड़। तो उस सब को लेकर के भी अगर किसी दिन आते हैं तो पेशा कानून हम लोग का दिया हुआ है। तो इसको लेकर के अगर मान लेते हैं किसी दिन परासी सोना खदान का अगर बात भी आता है, तो पेशा कानून सबसे पहले हम लोग का मैनिफेस्टो में भी है, उसको सख्ती के साथ लागू करना होगा ताकि वन संपदा, खनिज संपदा का मालिक हमारे क्षेत्र के लोग रहे। अभी हम लोग का सामने नदी में कांची नदी का बालू ढुलाई चल रहा है। बालू घाट अगर यही पेशा कानून अगर हम लोग का सख्ती के साथ लागू रहता, तो बालू को अवैध रूप में कोई नहीं लेके जाते। यही हम लोग के पास ग्राम सभा के माध्यम से चाहे ग्रामीण लोगों को उसका टेंडर मिलता कि यहाँ से बालू हम लोग अब वैध रूप में किसी को भी चालान काट के बेच सकते थे, और उस पैसा से ग्राम सभा में चाहे जहाँ पे बालू घाट बनाते उन लोगों को मिलता, तो जायज रूप में बालू जाता है। क्योंकि बिना बालू से ना रोड बनेगा, ना घर बनेगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा। इसलिए बालू का तो जरूरत है, तो उसको नीति संगत जो अवैध रूप में जो बालू का वसूली किया जाता है, इस चीज को हम लोग रोक लगा सकते थे अगर पेशा कानून के तहत बालू घाट का टेंडर हमारा जहाँ जहाँ भी बालू जमा है वहाँ के लोगों को अगर मिलता, स्थानीय लोगों को मिलता, तो हम लोग उसको रसीद काट के जायज के रूप में आप ले जाइए, घर बनाइए, इस चीज को हम लोग कर सकते थे। लेकिन हमारे क्षेत्र में खनिज संपदा के रूप में अभी बालू है, तो ये सब को लेकर के भी नहीं कर पाते हैं। ये सब मुद्दा है जिसको हम लोग सही करने का काम करेंगे। आपका इतना अच्छा सोच है, विजन है, और लगातार आप आंदोलन भी करते रहिए। तो यहाँ के जो अभी तक जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो ये सब काम क्यों नहीं कर पाए? क्या कहाँ कमी देखते हैं आप? सर देखिए, कोई भी आंदोलन अगर करता है तो जो आंदोलन करते हैं उसको दर्द होता है, वो लोगों के साथ मिलते हैं। हमारे यहाँ पे जो माननीय विधायक जी हैं, उनको अक्सर जो है पिताजी का नाम से वोट दिया जाता है। सभी कोई बोलते हैं कि रमेश मुंडा जी का सुपुत्र है, बाप का नाम से बेटा को वोट मिल रहा है। तो वही बाप का नाम से बेटा को बना बनाया चीज मिलेगा, तो उसको कहाँ से जन समस्या दिखेंगे? अगर हम लोग के जैसे संघर्ष करते, सब जगह कुछ मांग को लेकर के विधानसभा घेराव जाते और एक आध डंडा पाते, तो उसको बुझाता कि किस चीज को लेकर के हम लोग कर रहे हैं, तब जाके वो चीख चीख के यहाँ के मूलभूत सुविधा के लिए बोलते हैं। लेकिन वो लोगों के पास जाते नहीं हैं, तो उनको जन समस्या दिखता नहीं है। अभी चुनाव के समय में लोगों के पास जा रहे हैं, वो भी बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि डर है कि हम जाएंगे तो हमको सवाल करेगा कि अब 5 साल कहाँ गायब थे। जनप्रतिनिधि मतलब कि जनता का आवाज बनना, जनता जो चाहते हैं उसको देखना। हर कोई नहीं चाहता है कि जनता की मेरा ही आवाज को विधानसभा में बोले, लेकिन हर कोई चाहते हैं कि जिसको हम नेता बनाए हैं उसको हम कम से कम 6 महीना साल भर में एक बार हमारा दर्शन हो जाए। हम अगर कुछ काम को लेके जाते हैं तो वो काम हो जाए। क्योंकि देखिए, हम लोग का जो क्षेत्र है ये एगो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मूलवासी भी हैं, लेकिन यहाँ पे आवासीय स्कूल आदिवासी के लिए 6 है, हरिजन लड़का लोग के लिए 1 है,
अभी पिछड़ी का स्कूल नहीं है, हरिजन बालिका का स्कूल नहीं है, लेकिन जो आवासीय स्कूल है उसमें भी सरकार, हम लोग का विधायक जी पूरी तरह से यहाँ के बच्चा पढ़ेंगे इसका नियम अभी तक नहीं बना पाए। उनका पिताजी का बनाया हुआ स्कूल है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, डीएवी स्कूल, और उससे पहले से अमन गुरु आवासीय विद्यालय है, होंठ, ये सब तो पहले से था। लेकिन उनका पिताजी का स्कूल में विधायक जी का इतना नहीं चलता है कि विधानसभा का हम 50% बच्चा का हर साल नामांकन करें। एक या दो बच्चा का होता है, बाकी दूसरा जिला का, झारखंड का ही है लेकिन दूसरा जिला का बच्चा आके पढ़ते हैं। यानी हमारे क्षेत्र में स्कूल खुला हुआ है और यहाँ का बच्चा उसका लाभ नहीं ले पाता है। स्कूल से हम लोग गए, एक दिन धरना प्रदर्शन भी रखे कि हमारा लोकल बच्चा का होना चाहिए। स्कूल का प्रिंसिपल कहते हैं कि यहाँ पे परीक्षा होता है, बच्चा नहीं पास कर पाते हैं, इसलिए यहाँ का बच्चे का नहीं हो पाता है। हमने उनसे कहा बच्चा यहाँ का अशिक्षित है, नहीं समझता है बोल के तो स्कूल खुला हुआ है, बच्चा पढ़ाने के लिए तो नहीं जाना चाह रहे, पढ़ने के लिए हम उनका नामांकन कर रहे हैं, नहीं जानता है इसी के लिए स्कूल खुला हुआ है। तो आपको गरीब बच्चा को देखते हुए हम लोग को यहाँ पे नामांकन करना है। ये भी अभी तक पिताजी का जो बना हुआ स्कूल था उसको सुचारू रूप से नहीं चालू कर पाए, तो उनसे हम लोग और क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी सिर्फ रमेश सिंह मुंडा का एक बेटा चुनाव लड़ता था, लेकिन अब दो दो बेटा चुनाव जी, लड़ जी, रहा है, और आपके मुकाबले में और भी लोग हैं जो काफी संपन्न हैं, समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं, तो उनको कैसे टक्कर दी जाए? क्या योजना है कि आप जीत जाएं? सर देखिए, जिस तरह से आपने उनका दो बेटा का नाम किए, रामायण में भी कथा था, भरत को उसकी माँ राजगद्दी दिला दी थी। उस समय भरत एक्सेप्ट नहीं किए कि मेरा बड़ा भाई है, हम इसको नहीं लेंगे, इसमें उनका अधिकार है। हमारे यहाँ अभी सुन रहे हैं, हमको तो लगता था कि विकास मुंडा ही सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ भैया में वही होंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि राजकुमार मुंडा बड़े थे, तो उनको चुनाव में आना चाहिए था पहले। छोटा भाई उनका अधिकार को लिए, ऐसा राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन भी बड़ा भाई है तो बड़ा भाई को पहले चुनाव में उतरना चाहिए था ना, तो उस समय ही बड़ा भाई का ही अधिकार को लिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि राजतंत्र जैसा, लेकिन भी एक बात है कि बड़ा भाई का रहते हुए छोटा भाई चुनाव में उतरे, अभी मजबूरी में उनको उतरना पड़ रहा है। मतलब कि उनका भाई खुद ही जान रहे कि मेरा भाई राजपाट संभालने नहीं सक रहा है, मेरा भाई मेरा पिताजी का सपना को हो चाहे मेरा पिताजी का जो काम था उसको भली भांति नहीं कर पा रही है, उनका बड़ा भाई ही बयान दे रहे हैं, तो जनता तो दे ही रहे हैं। मतलब है कि उनका बड़ा भाई को ही उनका छोटा भाई पसंद नहीं आ रहा है उनका कार्यशैली में। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि उस समय विकास मुंडा जी को जानना चाहिए था कि हमसे बड़ा मेरा भाई है, तो पिताजी का अधूरा जो भी काम है बड़ा भाई का कंधा में हम दे, लेकिन उसी समय उनका अधिकार को लिए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा परहेज रहने की आवश्यकता। आप जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार हैं, जयराम महतो कब आ रहे हैं आपके चुनाव प्रचार करने के लिए? दिवाली के बाद में आएंगे। बातचीत होगी, तारीख, समय? समय और डेट नहीं दी दिवाली के बाद उनका कहना है कि दिवाली के बाद सिल्ली हम लोग का क्षेत्र में आएंगे और हमारे यहाँ जोरदार प्रचार प्रसार होगा। देखिए, आपने कहा कि पैसा वालों के साथ आप कैसे सामना कीजिएगा। ये चुनाव में विचारधारा का लड़ाई होता है, मुद्दा का लड़ाई होता है। उन्होंने हर मुद्दा के साथ में विधानसभा चुनाव में उतरे। 2019 में इतना सारा पॉइंट था, उसको सही से काम नहीं कर पाए कि यहाँ पे स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, जितने भी शहीद हैं उनका घर को उनका क्षेत्र को हम लोग पर्यटक स्थल बनाएंगे, ये सब था, वो सब नहीं हो पाया। तब अभी लास्ट में लेकर के महिला लोग के लिए एगो मैनेजमेंट करने का योजना लेकर के आए। जब जब कोई सरकार आती है, सरकार का अपना अपना योजना रहता है। कोई दाल भात योजना चला रहा है, कोई साड़ी धोती योजना चलाएंगे, कोई किसी दिन गंजी तो निकर योजना चलाएंगे, किसी दिन कोई गमछा, चाहे कुछ भी वितरण करने का सरकार अपना योजना चलाएगा। लेकिन ये पैसा वितरण करने का जो योजना है, ये जयराम महतो की लोकप्रियता और लोगों को जगा दिए कि नेता अगर नहीं करते हैं तो आप सवाल कीजिए। जयराम महतो का देन है कि लोग समझ रहे हैं कि सांसद का क्या काम होता है और विधायक का क्या काम होता है। पहले जनता चाहे सांसद प्रचार प्रसार में आए चाहे विधायक प्रचार प्रसार में आए, सबको खाली राशन, पेंशन और घर, यही सब मांगते थे कि हमको घर नहीं मिला है, घर दे दीजिए, हमको राशन नहीं मिलता है, राशन दिला दीजिए, हमको पेंशन नहीं मिलता है, यही जनता सवाल करते थे। लेकिन अब जयराम महतो जनवा दिए हैं कि अगर सांसद कोई आए तो उनको सवाल कीजिए कि आप मेरे लिए पार्लियामेंट में क्या कानून बनाइएगा। विधायक अगर कोई आते हैं तो उनको पूछते हैं कि विधानसभा में हमारे लिए क्या नीति नियम बनाए। कोई विकास का काम नहीं पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंचायती राज, पंचायती चुनाव, पंचायत के प्रतिनिधि लोग भी चुने जाते हैं। उनका भी काम है जो छोटा छोटा विकास का काम को कर सकते हैं। 5 लाख हम लोग मुखिया थे उस टाइम, 2.5 लाख तक का, 3.5 लाख तक का हम लोग काम कर सकते थे। तो उनका भी जो काम करने का है कि छोटा छोटा विकास योजना उनके माध्यम से भी होता था। लेकिन विधायक और सांसद सबको लोग केवल क्या बोले, पेंशन, राशन, इसी सब का सवाल करते थे। लेकिन जयराम महतो सबको जगा दिए कि आप जाकर के नीति नियम के बारे पूछिए
कि अगर कोई सांसद आता है तो उनको कानून के बारे में पूछिए कि पार्लियामेंट में देश का कौन सा कानून आप लोग लागू कीजिएगा, और वही कानून को आप विधायक लोग से पूछा जाता था कि आप इस कानून को यहाँ पे लागू क्यों नहीं किए, हमारे लिए नीति नियम क्यों नहीं बनाए। ये देन है जयराम महतो का, तभी जाके मजबूरी में सेंट्रल पार्टी वाले अभी जाकर के पैसा बांट रहे हैं कि वो लोग नीति नियम के आधार पे तो वोट नहीं ले सकते हैं। सो नहीं, हम लोग मैनेजमेंट करेंगे महिला लोगों को, क्योंकि आज तक का चुनाव में जेंट्स लोग प्रचार प्रसार करते थे, जेंट्स लोगों का गाड़ी में तेल डाला जाता था, उन लोगों को झंडा डाल के घूमने के लिए ले जाया जाता था चुनावी रैली में। महिला लोग का उतना रैली होता नहीं था ना, महिला लोगों को बूथ केडर चाहे बूथ में बैठने के लिए बनाया जाता था, सिर्फ जेंट्स लोग का। तो अब राजनीतिक वाले लोग सोच रहे हैं कि अब जाकर के हम लोग क्यों ना महिला लोग का मैनेजमेंट 3 महीना से शुरू कर दे, बूथ घर मैनेजमेंट, उन लोगों को हम लोग बूथ केडर, वो पैसा दे करके ही नीति के साथ कर रहे हैं, मतलब योजना के तहत महिला लोगों को आपको 1000 रुपया दे करके हम लोग बूथ केडर बना रहे हैं, घर केडर बना रहे हैं। ये उनका तरीका है योजना के आधार पे। अच्छा, आपके मुकाबले में एक पूर्व मंत्री भी हैं राजा पीटर जी, जिन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्री को चुनाव हराया था, उनको किस तरह से देखती हैं आप? सर देखिए, उनका जो छवि था पहले था, अब वो छवि नहीं रहा, क्योंकि उस समय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी वो टक्कर दे के गए थे। उस समय उनका एक लोकप्रिय था, उस समय लोग जानते नहीं थे। हम लोगों का यहाँ पे रमेश सिंह मुंडा जी को विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम अमर है। और ये पेपर और अखबार के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी मिला कि हम लोग का विकास का रथ जो था, उस रथ को अगर रास्ता से हटाने का काम किए हैं तो उनका नाम आता है, चाहे वो कितना सच्चाई है कितना सच्चाई नहीं है, ये अखबार से जो छपा है उसी के माध्यम से हम बोल रहे हैं। लेकिन उनका अगर चर्चा होता है, माननीय मंत्री जो पूर्व मंत्री जी रहे हैं, उनका अगर क्षेत्र में चर्चा रहता है तो उनका यही रहता है कि किसी का छठियारी में चावल डाल दिए हैं, किसी का बेटी का शादी ब्याह में चावल डाल दिए हैं, किसी का मरनी में चावल डाल दिए हैं। इस सब का ही उनका रहता है कि हाँ भाई राजा पीटर थे तो यहाँ पे गरीब दुखी लोगों को चावल दाल जो भी काज काम करने के लिए देते थे। इस बात को सोचने वाला बात है कि जनता अब समझ रहे हैं, कोई चावल दाल अगर किसी को देते हैं उसका मतलब आपको दान कर रहे हैं। दान लेने वाला हाथ नीचे छंद के रखता है और देने वाला देगा, और आशीर्वाद देने जैसे हाथ को ऊपर करके रखेंगे। मतलब जनता समझ गया है कि अब हम लोग अगर गरीबे रहेंगे तो छंदना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग, जनता समझ रहा है कि हम लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर सब कमाने वाला रहेगा तो किसी को छंदेगा नहीं हाथ। बताइए, पहले सबका बच्चा बाल बच्चा आधा दर्जन से ज़्यादा रहता था, अब आ गया है परिवार नियोजन करते हैं कि लोग 2 बच्चा रखते हैं, कोई कोई ऐसा भी है कि 1 ही बच्चा रखते हैं, क्योंकि सिजेरियन से होता है बच्चा, पढ़ाना लिखाना बहुत कुछ है। पहले था कि लोग आधा दर्जन 6-7 ऐसा बच्चा रखते थे, तब किसी का नेता मंत्री कोई नहीं देते थे और लोग अपना बच्चा का छठी नरता सब कर लेते थे। बुजुर्ग लोग उस समय भी तो भाई पैदा हुए थे, उस समय तो किसी से कोई नेता मंत्री से नहीं मांगता था, छठी नरता कर लेता था। उसके बाद कोई बुजुर्ग लोग नहीं रहे, जिंदगी भर अपना बाल बच्चा के लिए कमाए, अपना बाल बच्चा के लिए धन संपत्ति जुगाड़ करके गए हैं, उनके बेटा के लिए, सब कोई अपना बाल बच्चा के लिए। अब जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन अगर उनका बेटा किसी से मांग करके उनका क्रियाक्रम अगर करता है तो ऐसा बेटा से तो औलाद नहीं होना भी ठीक रहेगा। तो ये सब है, जनता समझ चुके हैं कि कोई अगर हम लोग को दान करता है उसका मतलब आपको गरीब ही रखना चाहता है। इसलिए हम लोग किसी के पास दान हम क्यों ले, हम लोगों को इस काबिल बनाइए कि हम लोग खुद से सक्षम हो कि छठी नरता से लेकर के घर द्वार सब कुछ हम बढ़िया से कर सके। ये जनता जान चुके हैं, इसलिए जनता उनका ये काम से भी अब बरगलाने वाले नहीं है। जनता समझ रहे हैं कि अगर कोई जबर देता है तो वो हमको गरीब ही रखना चाहता है। इसलिए अब पैसा लेने और देने वाला चाहे कोई इस तरह का नहीं लेंगे, सब कोई चाहेंगे कि हमको सक्षम बनाया जाए, हमको इस योग्य और इस काबिल बनाया जाए कि हम अपने से घर बना पाए, अपने से शादी ब्याह छठी नरता सब कुछ एकदम अच्छा तरीका से कर पाए। ये जनता चाहेंगे और यही उम्मीद और यही विश्वास के साथ हम जनता से अपील भी करते हैं कि हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, लेकिन भी तमाड़ विधानसभा में इस बार एक महिला उम्मीदवार आपके पास आ रहे हैं। मेरा क्या पारिवारिक बैकग्राउंड है और मेरा क्या अपना पहचान है, ये सभी जनता हमारे तमाड़ के जान रहे हैं, क्योंकि मेरा राजनीतिक परिवार नहीं है, ना ही मेरा परिवार में कभी कोई किसी तरह का मुखिया सरपंच या कोई विधायक, इस तरह का राजनीतिक परिवार नहीं है। एक हम ही थे जो मुखिया से शुरुआत किए। इसलिए जनता जानते हैं, अगर हम आज के दिन में आप लोगों का आशीर्वाद से अगर विधायक बन जाते हैं तो हमारे क्षेत्र की महिला भी इतना हमको देख करके प्रेरणा लेंगे कि अगर कहीं पे गलत होता है, भ्रष्टाचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, उसके खिलाफ उलगुलान करना चाहिए, ताकि जनता उसको किसी दिन विधायक मंत्री सांसद तक बनाने का
सोच सकते हैं। इसलिए आप सभी जितने भी तमाड़ विधानसभा वासी हैं, आप सभी से हम अपील करेंगे कि आप हमको जिता करके सिर्फ दमयंती मुंडा को नहीं जिता रहे हैं, यहाँ जितने भी महिला लोग हैं उनको एक सपना देखने के लिए आप लोग उनको सपना का साकार करने के लिए सभी महिला ये हमको देख करके प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर आप आंदोलन किए तो हम लोग कहीं तक जा सकते हैं। इन्हीं चंद शब्द के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दमयंती मुंडा से, जो जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से। इनसे हम हर तरह का सवाल का जवाब जानने की कोशिश किए, राजा पीटर के बारे में जाने, विकास मुंडा, साथ ही साथ उनके जो भाई हैं राजकुमार मुंडा, उनके बारे में भी इनसे राय मशवरा की। ये संघर्ष से उपजी संघर्षशील महिला हैं, मुखिया रह चुकी हैं और अब विधायक बनने के लिए यहाँ पर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से संघर्षरत हैं। अब देखने वाली बात होगी कि तमाड़ की जनता इन्हें कितना सपोर्ट करती है, ये तो पता चलेगा हमें रिजल्ट के दिन ही। तमाड़ विधानसभा के हर घटनाक्रम से आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।